देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की अहम और बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन। व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर होगी बातचीत। मुक्त व्यापार समझौते पर भी होगी चर्चा। दिल्ली विधानसभा में आज मुख्यमंत्री पेश करेंगी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कैग रिपोर्ट। सेवाओं की गुणवत्ता और सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली की खुलेगी पोल। तीव्रता वाले भूकंप से सहमे लोग। बिहार के दरभंगा, समस्तीपुर, सारण और आसपास के इलाकों में भी महसूस किए गए झटके। बांग्लादेश में नाहिद इस्लाम आज करेंगे नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा। बांग्लादेश की आकांक्षाओं को पूरा करने का है वादा। और पुणे दुष्कर्म मामले के आरोपी दत्तात्रेय गाडे को महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे अहमदनगर बॉर्डर से किया गिरफ्तार। पुलिस की 13 टीमें थी तलाश में। आरोपी पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज। अब खबरें विस्तार से। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और लेयन के बीच व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बातचीत होगी। इसके अलावा मुक्त व्यापार समझौते पर भी प्रधानमंत्री मोदी और लेयन के बीच चर्चा होनी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन 2 दिवसीय दौरे पर भारत में हैं। दिल्ली विधानसभा में आज स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस रिपोर्ट को पेश करेंगी। इससे पहले शराब नीति पर रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसे लेकर सियासी हंगामा हुआ था। रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सरकारी अस्पतालों के कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कैग की रिपोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के ललिता पार्क के एक मोहल्ला क्लिनिक का जायजा लिया, जहां की तस्वीरें आपको चौंका देंगी। कूड़े के ढेर और खतरनाक बिजली के खंभों के बीच बना मोहल्ला क्लिनिक खुद बीमार नजर आ रहा है। ललिता पार्क का मोहल्ला क्लिनिक है जो इस वक्त बंद है और ये मोहल्ला क्लिनिक की तस्वीर है। मोहल्ला क्लिनिक के ठीक सामने गंदगी का ये अंबार है। ये इतनी गंदगी है कि यहाँ पे खड़े आना होना भी दूभर है। जब देखेंगे गंदगी के ठीक सामने तो एक ये बिजली के बड़े बड़े वायर और खंबे लगे हुए हैं, जहाँ पर बाकायदा खतरे का बोर्ड लगा हुआ है और ये पूरा इलाका ये बंद एक 4 दीवारी परिसर में है, जहाँ पर गंदगी का अंबार है, बिजली के खतरनाक खंबे लगे हुए हैं और उसके साथ ये मोहल्ला क्लिनिक ये बताता है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के जिस मॉडल की बात की और जिसको कैग ने इस स्वास्थ्य सुविधाओं पर अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें जो साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरह से व्यक्तियों के स्वास्थ्य के साथ साथ न सिर्फ खिलवाड़ किया गया है। उसकी ये ललिता पार्क के मोहल्ला क्लिनिक की तस्वीर अपने आप में उस कहानी को बयां करती है। इसके साथ जिस तरह से कैग ने अपनी रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक की खामियों को बताया है, जिसमें न सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है बल्कि डॉक्टर्स की कमी है, दवाइयों की कमी है, समुचित तौर पे इस तरह के मोहल्ला क्लिनिक खोलते नहीं हैं और इसके अलावा जो पेशेंट यहाँ आते हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाओं को लेने के लिए खासा स्ट्रगल करना पड़ता है। जिस स्वास्थ्य सेवा का और जिस स्वास्थ्य के मॉडल को पिछली सरकार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार जिसको कहती थी कि बेस्ट मॉडल है, ये तस्वीर बताती है कि उन्होंने किस बेस्ट मॉडल को खड़ा करने का प्रयास किया है। जो खामियां उठाई गई हैं उसकी तस्दीक करता हुआ इस तरह के कई सेंटर्स हैं जो इस समय आम आदमी पार्टी की
नीयत और नीतियों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। कैमरामैन विश्व बंधु के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर 26 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी दत्तात्रेय गाडे को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दत्तात्रेय गाडे को पुणे क्राइम ब्रांच की एक टीम ने जिले के शिरूर तहसील के एक गांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी गाडे की गिरफ्तारी में मदद के लिए सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। गाडे पर पुणे में स्वारगेट बस अड्डे पर राज्य परिवहन की एक बस के अंदर 26 वर्षीय महिला से दुष्कर्म का आरोप है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की 13 टीम जुटी हुई थी। गाडे के खिलाफ पुणे और आसपास के अहिल्या नगर जिले में चोरी, डकैती और चेन झपटमारी के आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बिहार में आधी रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देर रात लगभग 2:36 पर आए इस भूकंप को दरभंगा, समस्तीपुर, सारण और आसपास के इलाकों में महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.5 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। इसके साथ ही आज सुबह 5:14 पर पाकिस्तान में भी 4.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप में जानमाल के नुकसान या किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले 22 फरवरी को भी भूकंप के कारण धरती कांपी थी। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ जिस भव्यता के साथ आरंभ हुआ था, उसी भव्यता के साथ उसका समापन भी हो गया। 45 दिन के इस भव्य आयोजन में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। आस्था, अध्यात्म और सनातन संस्कृति के महासमागम महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन ने देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को सफल बनाने वाले सभी विभागों के कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। साथ ही सफाई कर्मचारियों के लिए कई आर्थिक मदद की घोषणाएं भी की। देखिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता अश्वनी मिश्र की यह खास रिपोर्ट। चरैवती चरैवती, नहीं रुकना, नहीं थकना, सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना। हमारे मंत्र दृष्टा ऋषियों के मंत्रों को आत्मसात कर चरैवती चरैवती धीरे धीरे मंथर गति से जब 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु तीर्थराज प्रयाग पहुंचे तो दुनिया ने साक्षात जीवंत आश्चर्य का साक्षात्कार किया। त्रिवेणी तट पर जब सनातन की सभी धाराओं का संगम हुआ तो इस अभूतपूर्व आयोजन को अंतरिक्ष से भी देखा गया। दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम जिस अनुशासन और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ तो दुनिया चकित, विस्मित और सम्मोहित हो गई। सत्य, सनातन, शाश्वत के उन मूल्यों को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया, जो कि वसुधैव कुटुंबकम की कामना करती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का बोध कराती है। और यहाँ पर दुनिया ने देखा कि कैसे सत्य, सनातन, शाश्वत मूल्य एक रूप में आकर संगम में मिल जाते हैं। सनातन के सम्मोहन का यह दिव्यतम रूप था जब प्रयागराज मानव आस्था का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बन गया और हर कोई प्रयागराज बरबस चला आया। त्रिवेणी तट पर संत, महंत, आचार्य, शंकराचार्य ही नहीं, वनवासी, गिरवासी, ग्रामवासी, सुदूरस्थवासी का ही समागम नहीं हुआ, बल्कि विश्व के हर महाद्वीप और करीब हर देश के श्रद्धालुओं का प्रयागराज में संगम हुआ। दुनिया ने सत्य, सनातन, शाश्वत संस्कृति के एकात्म रूप को देखा तो भारत भारतीयता के रंगों में रंगे रचे बसे ऊर्जस्वलित श्रद्धालुओं ने नए भारत के अभ्युदय का भी भान कराया। महाकुंभ के पूरे आयोजन में यानी अस्थाई और अस्थाई इन सभी निर्माण के कार्यों को मैं डबल इंजन की सरकार में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के लगभग 7,500 करोड़ रुपया खर्च किया है, जिसमें 200 से अधिक सड़कों का निर्माण, 14 फ्लाईओवर, 9 अंडरपास, 12 कॉरिडोर। पहली बार प्रयागराज में कुछ ऐसा मिला देखने के लिए जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता था।
पहले के कुंभों में जहां आयोजन बुजुर्गों के तीर्थाटन जैसा माना जाता था, तो वहीं इस बार महाकुंभ में युवाओं का बहुत बड़ी संख्या में शामिल होना इस बात का संकेत है और संदेश है कि भारत की युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति के भौतिकवादी आकर्षण के मोहपाश में नहीं फंसी है, बल्कि हमारी गौरवशाली सनातन परंपरा, संस्कार और संस्कृति की संवाहक बनी हुई है। त्रिवेणी तट पर दुनिया ने भारत के आध्यात्मिक आधुनिक स्वरूप का संगम देखा, तो त्रिवेणी तट पर दुनिया ने भारत के जीवंत जागृत चेतना का भी साक्षात्कार किया। विकास और विरासत को अपने दोनों हाथों में लिए संकल्पबद्ध भारत, ऊर्जा, उमंग, उत्साह और ऊर्जा से लवरेज भारत महाकुंभ के आयोजन से युग परिवर्तन की आहट भी देता है। समता, ममता, करुणा, बंधुता, शांतिपूर्ण साहचर्य, सद्भाव और सह अस्तित्व जैसे सनातन के शाश्वत मूल्यों को हृदय स्थल में समेटे महाकुंभ ने सत्य, सनातन, शाश्वत मूल्यों के साथ भारत भारतीयता का महागान किया है। अश्विनी कुमार मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, प्रयागराज। महाकुंभ के सफल आयोजन को वैश्विक मीडिया ने जबरदस्त सराहना मिली। महाकुंभ 2025 की आध्यात्मिक महत्वता, सांस्कृतिक समृद्धि और बेहतरीन प्रबंधन की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। फ्रांस के प्रमुख समाचार पत्र ले मोंड ने महाकुंभ मेले को भारत की शाश्वत आध्यात्मिक धरोहर बताते हुए इसके भव्य आयोजन की सराहना की। समाचार पत्र ने बताया कि करोड़ों श्रद्धालुओं ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संगम में पवित्र स्नान किया। अखबार ने मेले की अद्भुत व्यवस्थाओं को भी रेखांकित किया, जिसमें 1.5 लाख शौचालय, 68,000 स्ट्रीट लाइट्स और मैनहट्टन के 2/3 हिस्से जितनी बड़ी टेंट सिटी बनाने का जिक्र शामिल है। यूके के प्रसिद्ध समाचार पत्र द गार्जियन ने हिंदू धर्म के प्राचीन अखाड़ों के पुनरुद्धार पर रिपोर्टिंग की। अपनी रिपोर्ट में कहा कि 6वीं शताब्दी से चली आ रही इन परंपराओं में बड़ी संख्या में साधु संन्यास की दीक्षा ले रहे हैं। एक पुजारी ने इसे नए युग की शुरुआत बताया। रिपोर्ट में इस बात की प्रशंसा की गई कि कैसे ये उत्सव भारत के युवाओं के बीच आध्यात्मिक जागृति का मंच बना। इस वर्ष 10,000 से अधिक लोगों ने संन्यास लिया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने महाकुंभ की शानदार व्यवस्थाओं को अद्भुत बताते हुए इसे मैनहट्टन के आकार का एक पॉपअप शहर बताया। समाचार पत्र ने अपनी रिपोर्ट में 15 वर्ग मील में फैले अस्थायी महाकुंभ नगर का जिक्र किया, जिसमें चिकित्सा सुविधाएं, सुरक्षा बल और विदेशी श्रद्धालुओं के लिए लग्जरी टेंट मौजूद हैं। समाचार पत्र ने इस वर्ष दुर्लभ ग्रह नक्षत्र संयोग के कारण महाकुंभ के आध्यात्मिक महत्व को और भी खास बताया। यूके के द टाइम्स ने महाकुंभ मेले को दुनिया की सबसे बड़ी सभा बताते हुए भारत की आयोजन क्षमता की प्रशंसा की। समाचार पत्र ने अपने लेख में भव्य शोभा यात्राओं, भक्तिमय भजनों, आस्था और आशीर्वाद प्राप्ति के लिए एकत्र हुए करोड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति का मनमोहक चित्रण किया। बोस्टन ग्लोब ने महाकुंभ के रहस्यमयी आकर्षण पर ध्यान केंद्रित किया, खास तौर पर नागा साधुओं पर। अपने लेख में समाचार पत्र ने भस्मलिप्त निर्वस्त्र सन्यासियों की कठोर तपस्या और एक युवा साधु के 12 वर्षों तक खड़े रहने के संकल्प का उल्लेख भी किया। अखबार ने महाकुंभ को भारत की गहरी आस्था और भक्ति की जीवंत विरासत बताया। चाहे आध्यात्मिक जागरण हो या कुशल प्रबंधन की मिसाल, महाकुंभ मेला 2025 ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। आस्था, परंपरा और आधुनिक व्यवस्थाओं के अद्भुत संगम से ये ऐतिहासिक आयोजन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बना। नैन्सी बलोदा, डीडी न्यूज। बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नाहिद इस्लाम आज नई राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे। स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और जातीय नागरिक समिति ने घोषणा की है कि नाहिद आज राजधानी ढाका के माणिक मियां एवेन्यू में अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। नाहिद के नई राजनीतिक पार्टी का संयोजक बनने की संभावना है। जातीय नागरिक समिति के मुख्य आयोजक सरजिस आलम ने सोमवार को ढाका में एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की थी। मंगलवार को छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने एक नई राजनीतिक पार्टी में शामिल होने की चर्चाओं के बीच अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद से सूचना और प्रसारण सलाहकार के रूप में इस्तीफा दे दिया है। नए पार्टी के गठन पर जातीय नागरिक समिति की प्रवक्ता
समांता शर्मीन ने कहा है कि विद्रोह के दौरान संपूर्ण राष्ट्रीय एकीकरण के बाद से ये महसूस किया गया कि मौजूदा राजनीतिक दलों की विचारधारा बांग्लादेश के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे बांग्लादेश का निर्माण करना चाहते हैं जो दक्षिण एशिया में एक आधुनिक और महत्वपूर्ण देश हो, जो दुनिया भर के लोगों को जोड़े और नए विचारों को जोड़े। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को महान वैज्ञानिक सीवी रमन की खोज रमन प्रभाव के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान के क्षेत्र में भारत के योगदान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम है विज्ञान और नवाचार में युवाओं को सशक्त बनाना, जो युवाओं को विज्ञान और नवाचार के प्रति प्रेरित करने और भविष्य के वैज्ञानिकों को तैयार करने पर केंद्रित है। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत नित नई नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। बीते 11 वर्षों की बात की जाए तो पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में विज्ञान ने नए आयामों को गढ़ा है। फिर चाहे बात लॉन्च व्हीकल के निर्माण की हो, चंद्रयान की सफलता की हो, मंगलयान हो, आदित्य L1 या फिर एक ही रॉकेट से एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का अभूतपूर्व मिशन हो। बीते 10 वर्षों में ही करीब 460 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं और इसमें दूसरे देशों की भी बहुत सारी सैटेलाइट्स शामिल हैं। मन की बात में भी पीएम मोदी ने विज्ञान दिवस का जिक्र किया था। हम नेशनल साइंस डे मनाने जा रहे हैं। हमारे बच्चों का, युवाओं का साइंस में इंटरेस्ट और पैशन होना बहुत मायने रखता है। इसे लेकर मेरे पास एक आइडिया है जिसे आप वन डे एज अ साइंटिस्ट कह सकते हैं। यानी आप अपना एक दिन एक साइंटिस्ट के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में बिताकर देखें। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी दिन चुन सकते हैं। उस दिन आप किसी रिसर्च लैब, प्लेनेटोरियम या फिर स्पेस सेंटर जैसी जगहों पर जरूर जाएं। इससे साइंस को लेकर आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। भारत क्वांटम प्रौद्योगिकी और मशीन लर्निंग में भी वैश्विक मानकों से मेल खाने के लिए तैयार है। वैज्ञानिक अनुसंधान प्रकाशनों की बात की जाए तो भारत विश्व स्तर पर शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है और भारत की पेटेंट फाइलिंग 90,000 को पार कर गई है, जो 2 दशकों में सबसे अधिक है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में खगोल विज्ञान, सौर एवं पवन ऊर्जा, अर्धचालक, जलवायु अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के कारण ये सब मुमकिन हो पाया है। जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण भारत की क्षमता को भी मजबूत किया जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत वास्तव में रमन प्रभाव के अधीन है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी विज्ञान को बहुत उच्च प्राथमिकता देते हैं और दोहराते रहते हैं कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनिवार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगर आप भी रील बनाने का शौक रखते हैं तो ये शौक अब आपको लखपति बना सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यह घोषणा की गई है। घोषणा के तहत आपको स्वच्छता संदेश देती हुई रील बनानी होगी और 15 अप्रैल तक गांव में कचरे से जुड़ी जागरूकता पर रील बनाकर सरकार की ओर से जारी की गई लिंक पर अपलोड करनी होगी। रील बनाओ, 2 लाख का इनाम पाओ। रील बनाने पर मध्य प्रदेश सरकार देगी पैसा। स्वच्छ एमपी रील प्रतियोगिता की घोषणा। 15 अप्रैल तक गांव में कचरे से जुड़ी जागरूकता पर रील बनाना होगा। सर्वश्रेष्ठ 5 रील को दिया जाएगा नकद पुरस्कार। मध्य प्रदेश में अब राज्य सरकार रील बनाने पर युवाओं को पैसे देगी।
रील प्रतियोगिता के तहत सरकार युवाओं को 2 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देगी। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से स्वच्छ एमपी रील प्रतियोगिता की घोषणा की गई है। इसके लिए प्रतिभागियों को 15 अप्रैल तक गांव में कचरे से जुड़ी जागरूकता पर रील बनाकर सरकार द्वारा निर्धारित लिंक पर अपलोड करना होगा। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रतियोगिता की घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश भर से प्राप्त रीलों में से सर्वश्रेष्ठ 5 प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार दिया जाएगा। स्वच्छ एमपी रील प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही है। गीला सूखा कचरा अलग अलग करना, इस पर कोई रील हो, कचरे का दोबारा उपयोग हो सके और खुले में कचरा ना लोग फेंकें, ऐसे कोई रोचक रील अगर आप बना सकते हैं तो आप जरूर भागीदार बनिए। इस रील प्रतियोगिता में पहले नंबर का जो इनाम है वो 2 लाख रुपए है। गांव में कचरा ना फैले, इसके लिए कचरा प्रबंधन पर सभी लोगों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसी उद्देश्य से स्वच्छ एमपी रील प्रतियोगिता शुरू की जा रही है। इस प्रतियोगिता के तहत नौजवान और अभिभावक स्वच्छता और अच्छी आदतों पर रील बनाकर भेज सकते हैं। इस पहल से न केवल प्रतिभागी आर्थिक पुरस्कार प्राप्त करेंगे, बल्कि समाज को जागरूक करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा की गई है। स्वच्छता से जुड़ी जागरूकता पर हमें रील बनाना है और सरकार द्वारा निर्धारित लिंक पर उसे अपलोड करना है। इसकी अंतिम तारीख 15 अप्रैल दी गई है और उसमें से 5 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को 2 लाख रुपए तक की नगद राशि दी जाएगी। हमारे मध्य प्रदेश के सरकार ने यह स्कीम युवाओं के लिए लॉन्च की है, जिससे हम सभी युवा, हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और समाज के अन्य वर्ग के लोग स्वच्छता के प्रति संदेश दे पाएं, स्वच्छता के प्रति समाज के लोगों को जागरूक और शिक्षित कर पाएं। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी युवाओं से अनुरोध कर रही है कि कैमरा उठाएं और स्वच्छता के संदेश के साथ रील बनाने के लिए आगे आएं। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन की कल्पना इस देश ने की थी। गाँव में कचरा न फैले, इसलिए कचरा प्रबंधन पर हम सबको जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की कल्पना को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कचरा नहीं ये कंचन है का संदेश दिया है। यदि कचरे को सही तरीके से अलग किया जाए तो ये आय का भी स्रोत बन सकता है। इस अनोखी प्रतियोगिता में भाग लेकर न केवल प्रतिभागी आर्थिक पुरस्कार प्राप्त करेंगे, बल्कि समाज को जागरूक करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। अशोक तिवारी के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। देश में लाखों बच्चे जन्मजात हड्डियों की विकृति के साथ पैदा होते हैं और ताउम्र ऐसे ही रह जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समय पर इलाज मिल जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। दिल्ली की एक 9 साल की एक ऐसी ही बच्ची है जो जन्म से ही टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों के साथ पैदा हुई थी, लेकिन आकाश हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक सर्जरी कर बच्ची को नई जिंदगी दी है। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। पालम दिल्ली की रहने वाली 9 साल की ये बच्ची और इनके परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था कि बच्ची एक दिन अपने पैरों पर चल सकेगी, लेकिन आकाश हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ऐसा कर दिखाया। बच्ची एक दुर्लभ जन्मजात बीमारी से ग्रस्त थी, जिसकी वजह से जन्म से ही वो चल नहीं पा रही थी। बच्ची के दोनों पैर टेढ़े थे, हड्डियां टूटी हुई थीं, दोनों पैरों की हड्डियां पतली थीं, लेकिन डॉक्टरों ने दुर्लभ सर्जरी को अंजाम देकर बच्ची को एक नई जिंदगी दी। बाय बर्थ इसको एक जेनेटिक प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से दोनों घुटने के नीचे वाली दोनों हड्डियां वो टूटी हुई थी, जो और बहुत ज़्यादा सीवियर कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी भी था। जब हमारे पास आई तो हमने इसको पूरा इवेलुएट किया। हमें जाना कि इसको एक जेनेटिक डिजीज़ है, जिसकी वजह से बोन बिल्कुल पतली हुई पड़ी है, जुड़ी नहीं है। तो उसके लिए हमने एक प्लान बनाया। 3 महीने सर्जरी के बाद फिर हमने जब हड्डी जुड़ना शुरू हुई तो हमने उसको हटा के उस पर प्लास्टरिंग किया। धीरे धीरे बच्चे की रिहेबिलिटेशन स्टार्ट करी। आज ये सिचुएशन है कि हड्डी जुड़ गया है। 9 साल की ये बच्ची अब सहारे से ही सही अपने पैरों पर चलने लगी है। परिवार के लोग अब बेहद खुश हैं। पहले से बहुत अच्छा चलने भी लगी, हमें उम्मीद नहीं थी ये कभी चलेगी, बट अब तो बहुत देख के खुशी होता है कि लाइफ में चली, तो बहुत खुशी हो रही है देख के इसको। ये बच्ची अभी 5 से 6 साल तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेगी। आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 6% बच्चे जन्मजात हड्डियों की विकृति के साथ पैदा होते हैं। अगर समय पर उनकी जांच और इलाज मिल जाए तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं और अपने पैरों पर चल सकते हैं। आकाश हॉस्पिटल ने एक नई पहल करते हुए ऐसे बच्चों का मुफ्त में इलाज करने का संकल्प लिया है। ये पहल लाखों बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होने के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली।
गोल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑगमोंट ने अपने न्यू ज्वेलरी ब्रांड अकोयरा के साथ लैब ग्रोन डायमंड के बाजार में प्रवेश की घोषणा कर दी है। कंपनी इसके तहत 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी का लक्ष्य 3 वर्षों में देश भर में 100 स्टोर स्थापित करना है, जो रिसाइकिल किए गए सोने और लैब ग्रोन डायमंड से बने आभूषण पेश करेंगे। भारतीय लैब ग्रोन डायमंड से तैयार आभूषणों के बाजार के साल 2033 तक $1.2 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को एक स्वदेशी लैब ग्रोन डायमंड उपहार में दिया था। हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, इंडियन कंज्यूमर्स, उनको ओब्वियसली ज्वेलरी सबसे बड़ा सेगमेंट है। सो ऑगमोंट को जब ज्वेलरी में एंटर करना है, हमने लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी से स्टार्ट किया है और जिसका ब्रांड है हमारा अकोयरा। इसका रीज़न यही है कि लैब ग्रोन डायमंड की जो वैल्यू है वो बेटर है इन कंज्यूम फ्रॉम इंडियन कंज्यूमर्स, और हम मानते हैं कि ये मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है। और आइए अब खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। जो टीम इस मैच को जीतेगी वे चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड की टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरी सहयोगी संध्या शर्मा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।